नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन में। तैयारियों का मौसम बहुत ज़ोरदार गर्म है। सभी छात्र हमारे बहुत उत्साह से तैयारी कर रहे हैं और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी न्यूज़ हमारे पास है जो आपके उत्साह को, आपकी तैयारी को ज़ोर शोर से बढ़ा देगी। जी, प्रतियोगी छात्र को और क्या चाहिए होता है? चाहिए होती है वैकेंसी, और ऐसी ही एक बड़ी ज़ोरदार और काफ़ी दिन से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, बहुत प्रतीक्षित जो वैकेंसी है, वो अब उसकी एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सुगबुगाहट आप सामने देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय ने जिन ऑनलाइन भेजा रिक्तियों का अधियाचन, ये अधियाचन जो है वो भेजा जा चुका है और अब यूपी लोक सेवा आयोग चयन के लिए जारी करेगा विज्ञापन। ये अधियाचन और विज्ञापन, ये दो ही चीज़ इस समय बड़ा सुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हम जो जितनी तैयारी कर रहे थे दिन से, उसको दिखाने के लिए हमारे पास अब जो अस्त्र शस्त्र हैं, अब एक रणभूमि भी मिल जाएगी। रणभूमि क्या है? राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 8,905 पद भरे जाएंगे, जिसमें से आपके 7,258 LT ग्रेड की जो है टीचर्स के लिए है। लगभग साढ़े छः साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। 6.5 साल का लंबा इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार ये तब फला जब ये वैकेंसी की संख्या जो है वो लगभग 9,000 के लगभग है। और यकीन मानिए ये वैकेंसी अभी 10,000 प्लस में जा सकती है। ठीक, तो एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें 7,258 पद आपके LT ग्रेड के हैं और जिसमें से 1,647 पद अभी तक जो आए हैं वो है आपके प्रवक्ता पद के। ठीक, बात कर रहे हैं हम ये जो वैकेंसी आती है LT ग्रेड और GGIC की। तो GGIC की ये वैकेंसी है। हम सभी बहुत दिन से इंतज़ार करते कि वैकेंसी आए। पेपर जो है वो बहुत जो इसका होता है सामान्य स्तर का जो पेपर होता है, एक ही पेपर होता है अब तक, जो पिछले बार तक जो पेपर होता आया है उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इन 150 क्वेश्चन में जो 120 होते हैं वो आपके विषय के होते हैं और 30 प्रश्न जो होते हैं वो कॉमन पेपर के होते हैं। तो 120 को तो पकड़ के बैठ जाओ, फिलहाल एकदम अपने अपने विषय के लिए एकदम जुट जाओ, तैयारियां शुरू कर दो। तैयारी से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपकी प्लानिंग है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, उसको अभी से पूछ सकते हो, आप हमें बता सकते हो, हम आपके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। देखो, ये अब वैकेंसी चूँकि आ चुकी है, मतलब वैकेंसी लगभग आ ही जाएगी ऐसा हम मान के चल रहे हैं। आयोग इस समय सक्रिय है, तो जब सक्रिय हो है ना आयोग, तो कई सारे परीक्षा होने की संभावनाएं जो है वो हो सकती हैं। इधर ये साल जो है आयोग की बहुत जो है आयोग निष्क्रिय बहुत ज़्यादा रहा, तो कई परीक्षाएं जो है वो पेंडिंग होती गई। और जब आयोग सक्रिय है तो उसी सक्रियता में ये पूरी संभावना है कि ये परीक्षा भी आपकी वैकेंसी भी आए और परीक्षा भी हो जाए। तो 2025 कई सारी संभावनाओं को होने वाला है, कई सारे अवसरों को होने वाला है और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आप सब तैयार रहो। तैयार रहने के लिए क्या है? ज़रूरत है तैयारी की। तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं, एचएन अध्ययन आपके साथ हैं। जो भी आपकी तैयारी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, वो एचएन अध्ययन को आप भेज सकते हैं। पूरी टीम आपको रिप्लाई भी करेगी और आपकी समस्या के हिसाब से आपको समाधान देने का भी प्रयास करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। क्योंकि हर कुछ चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी तैयारी से। तो और तैयारी कैसी होगी? जब हम लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम करते हैं अपनी तैयारी और शुरू करते हैं आज की ये क्लास है देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत चर्चित, बहुत प्रिय और एक लघु उपन्यास। आपके यूजीसी के भी सिलेबस में है, एचपीएससी के भी सिलेबस में है और अन्य जो परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी लेवल की, उसके सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इतना चर्चित है कि इसमें से पूछ जरूर सकता है, हो सकता है कोई फैक्ट पूछ ले। तो आज हम इसका एक समग्र अध्ययन करते हैं
उपन्यास जो है ये देवरानी जेठानी की कहानी 870 में आया था। पंडित गौरी दत्त शर्मा इसके लेखक हैं। पंडित गौरी दत्त शर्मा के नाम से आप पहले भी परिचित होंगे जब हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास। पंडित गौरी दत्त ने हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत कार्य किया है। ठीक, तो इससे पहले हम उपन्यास पे आए, पहले हम जानते हैं लेखक का परिचय। लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा, इनका जन्म 1836 में लुधियाना पंजाब में हुआ था। मतलब गैर हिंदी भाषी प्रदेश के भी रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी हिंदी के लिए बहुत मेहनत करी है। अब इनको भाषा का ज्ञान संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। गौरी दत्त जी ने देवनागरी के प्रथम प्रचारक, जो गौरी दत्त जी हैं वो देवनागरी भाषा के लिपि के प्रथम प्रचारक व भक्त थे। इन्होंने 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। कहाँ? मेरठ में। ठीक है, इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1906 को हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। नागरी लिपि परिषद ने इनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवा सम्मान भी शुरू किया। किसने शुरू किया था ये? नागरी लिपि परिषद ने। सन 1894 में पंडित जी ने, पंडित गौरी दत्त शर्मा ने सरकार को अदालतों में, ठीक है, हम बात हो रही किसकी? अदालतों में नागरी लिपि को चलाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नागरी लिपि की विशेषता बताते हुए कहा था क्या? देवनागरी लिपि इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उसके 36 अक्षर, 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं तथा 6 महीने में उसका अभ्यास भी किया जा सकता है। देखो उस समय क्या चल रहा था? अदालतों की भाषा कहती है, अदालतों में एक छत्र अधिकार था किसका? आपकी अंग्रेजी का। ठीक, अंग्रेजी में कार्य हो रहा था, ठीक है, सामान्य स्तर पर। लेकिन इन लोगों ने क्या प्रयास किया कि अंग्रेजी में तो चलिए हो रहा है तो हो, आपत्ति नहीं है, लेकिन एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। भारतीय भाषा में भी जो हिंदी है वो भारतीय भाषाओं का सबसे जो है वो बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हिंदी अदालतों की में भी जाए, अदालतों की भाषा बने, कार्यालय की भाषा बने, इसके लिए बड़ा जोर शोर से प्रयास हो रहा था। ठीक, तो अदालती भाषा में नागरी लिपि को लाने के लिए सबसे बड़ा प्रयास किसने किया था? पंडित गौरी दत्त शर्मा ने। ये प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में। आते पंडित जी ने उपरोक्त ज्ञापन में, इसी ज्ञापन में यह भी लिखा था कि उर्दू और फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो वे बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है, एक कहते हैं ये कहना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूट के जैसा प्रयोग किया जा सकता है उर्दू और फारसी की भी जगह, जिससे हमें और कम ध्यान देना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक, आते हैं अब अगले पे। पंडित गौरी दत्त जी की रचनाएं। पंडित गौरी दत्त जी की कुछ, हम तो उनकी रचनाएं जो हैं मैक्सिमम केवल देवरानी जेठानी की कहानी ही जानते हैं। कुछ अन्य रचनाएं जो इनकी दिखाई सुनाई पड़ती हैं उसे बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, क्लियर है? अक्षर दीपिका, अशरफियों की थैली, देवरानी जेठानी की कहानी जो कि आपके सिलेबस में भी है, नागरी 100 अक्षर आलोचनात्मक है, गौरी जीवन संस्मरणात्मक रूप से लिखा है इसमें, सच्चे मोतियों की माला, नागरी के दफ्तर, बाल रक्षा, सराफी नाटक और गौरी नागरी कोश। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो भी मिलती हैं। ठीक है, इन सब का नाम मिलता है। अब हम आते हैं उपन्यास पे। उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या यूँ कहूँ परीक्षा उपयोगी जो बिंदु हैं उन पे चर्चा कर ली जाए। घुमा फिरा करके इसमें से भी पूछता है आप लोगों से, तो क्या है? हिंदी के प्रथम उपन्यास में बहुत मतभेद शामिल है। पहला उपन्यास कौन सा होना चाहिए? किसी ने परीक्षा गुरु को माना, किसी ने देवरानी जेठानी की कहानी को माना, तो किसने माना? ये प्रश्न भी सीधे आता है, किसने किसे माना? तो गोपाल राय ने हिंदी उपन्यास का इतिहास जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि देवरानी जेठानी कहानी का रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। उनके अनुसार इस उपन्यास का मुख्य विकास और आदर्श स्त्री चरित्र को प्रस्तुत करना है, और गोपाल राय ने ही इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। मतलब इस पे किसी और का प्रभाव नहीं है, किसी से अनुदित नहीं है, ये मौलिक है अपने आप में। दो, इसे
देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास किसने माना? गोपाल राय ने। किस पुस्तक में माना? अपने हिंदी उपन्यास का इतिहास में। ठीक है, यह जो पूरा उपन्यास है 35 पृष्ठों का है, तो इसे आप लघु उपन्यास कह सकते हैं या लंबी कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये उपन्यासिक शैली, उपन्यासिक पृष्ठभूमि के आधार पर है, इसलिए आप इसे लघु उपन्यास की श्रेणी में हम रखते हैं। यह जो उपन्यास है 1870 में प्रकाशित हुआ था। एक मेरठ के एक प्रेस से इसका प्रकाशन वहाँ पे हुआ था। ठीक, आते हैं इसकी भूमिका में। जो इस उपन्यास की भूमिका में लेखक ने अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है। भाई, लेखक ने भूमिका में स्पष्ट कहा है कि इस रचना को उद्देश्य स्त्री शिक्षा है, जिसमें बताया गया है कि पढ़ी लिखी स्त्रियां परिवार में क्यों ज़रूरी हैं। ठीक, देखो ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था। उससे पहले जो भी रचनाएं जो स्त्रियों के लिए भी लिखा जा रहा था, वो लिखा जा रहा था समानता की एक घरेलू स्त्री कैसी होती है, परंपरागत स्त्री कैसी होती है। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ, स्त्रियों की शिक्षा पर भी इस उपन्यास में बात किया गया, इसलिए और चर्चित रही। पढ़ते हैं इसके पात्रों के बारे में। पात्रों में आने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके जो भूमिका है। पहले भूमिका को हम पढ़ लें, हालांकि वो नोट्स में बाद में हो गया है, लेकिन पहले हम भूमिका पढ़ लेते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी पड़ेगी। हाँ, यहां से भूमिका शुरू होगी। ठीक, पहले हम भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है, भूमिका में क्या लिखते हैं ये? स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। ठीक है, मुझको निश्चय है कि दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों, इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा झुका हुआ है, दोनों को समान स्तर पर रख के बात की गई है। ना पितृसत्तात्मक रवैये से है, ना मातृसत्तात्मक, बल्कि दोनों की ही एग्जिस्टेंस को लेकर के इसमें बात हुआ है। दोनों के अस्तित्व, दोनों को की अस्मिता को रख के, ख्याल रख के ये उपन्यास लिखा गया। कहते हैं, जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री जो है वो स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब अब तक क्या होता था, पुरुष जो है वो स्त्रियों की बोली बोल रहे थे, जो स्त्रियों को समझ में नहीं उतना आ रहा था, क्योंकि पुरुष स्त्रियों के लिए क्या लिखेगा, अच्छी स्त्री कैसी होनी चाहिए, ये स्त्री को अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये स्त्री का अपना निजी थोड़ी ना स्व है। तो ये कहते हैं कि जब मैंने स्त्रियों की बोली और पुरुषों की बोली पसंद करते हैं। जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या वा पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है, उसको नाम धरते हैं। उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ना, किंचित कटाक्ष और व्यंग्यार्थ नामों से। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं। मतलब कोई बात स्त्री के लिए भी कहवा रहे हैं, कोई आंदोलन, कोई क्रांति या कोई संवेदना, तो वो स्त्री द्वारा ही कहवाई जा रही है। ठीक, और यह वह बोली है इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष या वा लड़के वाले बोलते चलते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे गए कि कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द इसमें नहीं डाले, इन्होंने बहुत सामान्य रूप से रखा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग, जो आम जन है, उस वर्ग तक ये उपन्यास जो है वो पहुंच सके। तो बहुत ज्ञान देने की कोशिश नहीं करी है और बहुत व्यवहारिक रूप से इस पुस्तक को लिखा, वो बोलते हैं इसमें। आज कहते हैं इस पुस्तक में यह दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए, देखो एक तो ये है बनिया, अग्रवाल परिवार की बात है। बनिया मतलब व्यापारिक वर्ग, वह व्यापारिक वर्ग जो जनता से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, जनता से, अपने से बड़े अपने से छोटे दोनों से उसकी कनेक्टिविटी जो है बनी रहती है। कहते हैं इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके भीतर का जो संस्कार है उसके बारे में भी बताया। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, पढ़ी और अनपढ़ दोनों स्त्रियों में क्या फर्क है, उससे क्या फर्क पड़ता है परिवार में, इस पे भी बताया उन्होंने। बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय समय किस प्रकार काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है,
पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसको क्या क्या लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, स्त्रियों के लिए शिक्षा जरूरी है, इस पर भी ये उपन्यास जोर डालता है। ठीक, स्त्रियों की वह बात जो आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक को ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। ठीक है, प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बहादुर को ऐसी ही पसंद आई जैसी इन्होंने लिखी है। मतलब कोई छेड़छाड़, कोई चेंज नहीं किया पब्लिकेशन से पहले, मन को भाई और चित्त को लुभाई, शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली, और श्री मनमहाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता मतलब लेखक पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये में इनाम में मिले। ठीक, छपने के लिए बोल दिया, और इनाम में किसने दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर। इन्होंने इसको पढ़ करके उन्होंने समाज में चूंकि एक नई दृष्टि लेकर के आ रहे हैं। अब ये लाइन जो है ये इसमें मिलती है, देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइन क्या है? दया उनकी, अब ये किस पे लिखी है? ये लेफ्टिनेंट बहादुर पे इन्होंने ये लाइन लिखी है, दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही। मतलब कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ ऐसा लगे कि ये चीज और होनी चाहिए थी तो उसको आप पुस्तक में स्वयं से ही डाल लें। दया से, कृपा से, क्षमा से, रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से, पंडित गौरीदत्त शर्मा। ठीक है, ये हो गया इसका भूमिका। ठीक, तो पहले हम चूंकि भूमिका पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं उपन्यास के पात्र और उसके सारांश पे। पहले तो देख ले कि कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। ठीक, क्योंकि पात्र ही आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ सकता है। प्रमुख पात्र क्या है? सबसे पहले है सर्वसुख। सर्वसुख इस पूरे कहानी के केंद्रीय पात्र है। उपन्यास का प्रमुख पात्र है मेरठ का एक अग्रवाल बनिया जो है, जो मंडी में आड़त की दुकान लगाता है। आड़त क्या होता है? मतलब कई जगहों से परचून की या पंसारी की बड़ी दुकानें होती हैं, कई जगहों से वो सामान लाते हैं और उसके बाद एक जगह से वो बेचते हैं। तो ऐसे सर्वसुख भी कई आसपास के गांवों से सामान लेकर के आते थे और एक जगह मंडी में बैठ के बेचते थे। दौलत राम कौन है? सर्वसुख का बड़ा बेटा। कौन है ये? सर्वसुख का बड़ा बेटा, जो कि अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है, पढ़ा लिखा नहीं है। अगला है इनका छोटा बेटा छोटे लाल। सर्वसुख का छोटा बेटा ये पढ़ा लिखा है, दफ्तर में काम करता है। तो इनके कितने हो गए? 2 बेटे। ठीक, अब आते हैं अब अगली पात्र है पार्वती। ये सर्वसुख की बड़ी बेटी है, इसका विवाह दिल्ली में ही हुआ है। और दूसरी है सुखदेई, ये सर्वसुख की छोटी बेटी है। ठीक, तो 4 बच्चे हैं इनके, दौलत राम, छोटे लाल, पार्वती और सुखदेई। उसके बाद है आती है मुख्य पात्र जो है वो ज्ञानो। ज्ञानो कौन है? यही जेठानी है। ज्ञानो किसकी पत्नी है? ये बड़े बेटे की पत्नी है। ये बड़े बेटे की पत्नी है दौलत राम की। ज्ञानो जो है वह दौलत राम की पत्नी है। दौलत राम की पत्नी घर की बड़ी बहू जो कि अनपढ़ है। तो आप समझ लीजिए कि इसका नाम ज्ञानो है, वो अनपढ़ है, जिसका ज्ञान से वास्ता नहीं है। ये कैसी है? झगड़ालू है, सदैव सास व देवरानी की बुराई करती है। अगले पात्र है छोटी बहू, जिसका नाम है आनंदी। ये देवरानी है। ये किसकी है? छोटे बेटे की पत्नी है। ठीक, यह पढ़ी लिखी है और छोटे लाल की पत्नी है तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र जो है ये है, यह पढ़ी लिखी और समझदार है। ठीक, फिर आते हैं अगले नन्हे। नन्हे कौन है? छोटे लाल का बड़ा बेटा, मतलब छोटे लाल और छोटी बहू का बड़ा बेटा है। और वही है मोहन, जो छोटे लाल का छोटा बेटा है। 5 वर्ष तक अपनी जाटनी के पास रहा, क्योंकि इसकी माँ को जो है वो दूध वगैरह समय पे नहीं आ रहा था,
इसलिए वह उन्हीं के पास रहा। फिर है कन्हैया। कन्हैया जो कि बड़े बेटे का बेटा है और मुलिया बड़े बेटे की बेटी है। ठीक, तो यहाँ आपको कौन कौन से पात्र यहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सर्वसुख, उसके 4 बच्चे, दौलत राम, छोटे लाल, पार्वती और सुखदेई। उसके बाद दौलत राम की पत्नी है ज्ञानो और सर्वसुख जो छोटे लाल की पत्नी है आनंदी। और छोटे लाल के जो छोटा भाई है उसके 2 बच्चे हैं, नन्हे और मोहन, और बड़े बेटे के बच्चे हैं कन्हैया और मुलिया। तो ये एक पूरा परिवार है। अब इसी के बीच जो है पारिवारिक जो वार्तालाप है या पारिवारिक घटनाएं हैं, सामान्य जो पारिवारिक घटना है उसके बारे में पूरा उपन्यास है। एक सारांश रूप में हम इसे बात कर लेते हैं। सारांश क्या है इसका? एक सेकंड, हाँ, ये उपन्यास, हाँ अब ठीक है। उपन्यास एक अग्रवाल सर्वसुख जो है, सर्वसुख अग्रवाल बनिया परिवार को प्रस्तुत करता है। सर्वसुख बनिया परिवार का मुखिया है। यह परिवार मेरठ का सुखी, संपन्न एवं समृद्ध परिवार है। ठीक है, सर्वसुख जो है वो ठीक ठाक बिजनेस करते हैं। एक्चुअली सर्वसुख के जो मुख्य जिनका परिवार है, इनके माँ बाप नहीं थे, बचपन में ही हैजे से मर गए। इनको चाचा ने पाला। शुरुआती जीवन इनका बड़ा कष्ट में बीता। बड़े छोटा मोटा कभी धंधा किया, कभी व्यापार किया, कैसे करते करते यह एक मेरठ के बड़े व्यापारी हो गए हैं। इनका सर्वसुख के 2 बेटे हैं। 2 बेटे कौन? अभी हमने बात किया, दौलत राम और छोटे लाल। ठीक है, सुखराम जो है सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाने का कार्य करते थे। ठीक, जैसे कि हमने देखा, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली जो आगे चल के खूब अच्छी चल पड़ी और ये अच्छे बनिया वर्ग में आ गए। सर्वसुख की 2 बेटियां हैं। ठीक, बड़ी का नाम है पार्वती और छोटी का नाम है, छोटी जो है वह सुखदेई। तो पार्वती का विवाह कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक, और छोटी बेटी है सुखदेई। बड़े बेटे दौलत राम, इनका की पत्नी कौन है? ज्ञानो, जो कि एक अनपढ़ लालची स्वार्थी स्त्री है और जो कि मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती है। जबकि छोटे बेटे की पत्नी है आनंदी, जो कि अत्यंत पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है, परिवार को बांधे रखती है। ठीक, और परिवार में जो है अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है और पाठकों को भी जो अच्छी शिक्षा देने का कार्य जो है वो आनंदी ही करेगी। इस उपन्यास में क्या है? बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और उसकी पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करवाते हैं। ठीक है, जबकि बड़े जो पुत्र हैं वो अनपढ़ हैं, उनकी पत्नी भी अनपढ़ है, तो वो अपने बच्चे का विवाह करवाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि उस समय तक, जबकि बात करें हम 1870 तक, तो बाल विवाह पूरी तरीके से प्रचलन है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, अब इसमें यह भी दिखा रहा है कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है आपके विकास में। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता है। दौलत राम की एक बेटी एक बेटा है, जबकि छोटे लाल के 2 बेटे हैं, नन्हे और मोहन। जैसा कि हमने पढ़ा, दौलत राम की जो बेटा है, एक उनकी बेटी है मुलिया और एक बेटा भी है, और छोटे के 2 बेटे हैं, नन्हे और। अब यहां पर आते हैं, दौलत राम की जो पत्नी है वो अपनी देवरानी और सास के प्रति बहुत द्वेष रखती है। उसका आचरण बहुत खराब है, वो हमेशा सबसे लड़ती रहती है। ठीक, इस वजह से उसको भी घर में बहुत कोई पसंद नहीं करता है और लगातार घर में जो माहौल है वो द्वेष का बना रहता है। ठीक है, द्वेष का भाव रखती है और तमाम घटनाएं बीच में थोड़ी बहुत चलती रहेंगी और अंत के में क्या होता है, उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सदस्यों का विखंडन हो जाता है। जैसा कि परिवार में जो बंटवारा है वो बहुत आम समस्या रही है, बहुत आम धारणा रही है। लेकिन बंटवारा किन कारणों से होता है, किन कारणों से हो सकता है, किस घरेलू लड़ाई झगड़े और असामंजस्य से हो सकता है, उस पर भी बात की है। और वह उसका जड़ किसको मानते हैं? उन्होंने कहा उसका जड़ क्या है? अशिक्षा है। घर में होने वाली किसी भी समस्या जो है या बंटवारा, और उसकी वजह क्या? अशिक्षा, क्योंकि दौलत राम और ज्ञानो दोनों ही शिक्षित नहीं है। ठीक,
जहां दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ वृत्ति की स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है और दौलत राम के हिस्से में दुकान आती है, ठीक है, और छोटे लाल के हिस्से में हवेली। परंतु संतुष्टि न होने पर जो हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले लेता है, ठीक, एक तो दुकान भी लेता है और हवेली का भी आधा हिस्सा ले लेता है। जबकि इस बीच में जो आनंदी है वो बहुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती है, लेकिन चूंकि ज्ञानो उसकी बात भी जरा भी नहीं सुनती और दौलत राम भी कोई भी स्थिति समझते नहीं है। तो दौलत राम जो आधा हिस्सा ले लेते हैं हवेली का, और हवेली से जाते जाते समय बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियां और दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। तो शिक्षा जो है वह कितनी ज़रूरी है, और अशिक्षा जो होती है, अनपढ़ जो व्यवहार होता है, अनपढ़ अशिक्षा का, वो मनुष्य के लिए कितना घातक होता है और उसके कितना चारित्रिक पतन भी कर सकता है। ये मुख्यतः फोकस किया है पंडित गौरीदत्त शर्मा ने इस उपन्यास पर। मतलब स्त्रियों को पढ़ना पढ़ाना कितना आवश्यक है, ये पूरे इस उपन्यास का मूल सोर्स है। चलिए आते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पंक्तियों पर, क्योंकि पंक्तियां भी पूछ ले रहा है आजकल। ठीक, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ये हो गया। चलिए हम आते हैं सीधे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर अब सुखदेई की जो माँ है, ठीक है, वो क्या कहती है? सुखदेई की माँ मतलब सर्वसुख की पत्नी। सुखदेई कहती है, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। जब दौलत राम के लिए रिश्ता आता है तो कहते, वो उस समय का प्रसंग है कि देखो अब सुखदेव जो है वो भी पुरानी परंपराओं से ग्रसित है कहीं ना कहीं। तो कहती है जब रुपया पैसा हाथ का जो है वो मैल है, लेकिन फिर भी वह थोड़ी जागरूक है, सहज संभ्रांत घराने की महिला रहे है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सब कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो शायद आपकी परीक्षा में आ जाए। वही ज्ञानो जो घर की बड़ी बहू है, कहती है बहन जिस पे मैं आती होगी वैसी ही करेगी, और यह मेरे देवरानी की बड़ी खोट है, चुप चोटी है, मेरा देवर 70 चीज लावे है, दोनों खसम और जोरू, मतलब देवर देवरानी किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। जैसे कि बड़ी बहू की आदत है ना बुराई करने की, सास बहू की, घूम घूम को मोहल्ले में एक दूसरे से, तो वो उसका ही एक दृश्य है। छोटी बहू कैसी कहती है, छोटी बहू का ये कथन है, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर के लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ये कौन कह रहा है? छोटी बहू। तो घर की स्त्री को किस प्रकार से होना चाहिए कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं, और किस प्रकार से हो सकती है, उसको शिक्षा मिलेगी तब। आगे है पुरोहित, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छींदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। ये पुरोहित का कथन है। सरसुख के बच्चे के लिए। अगला है ज्ञानो, भगवान उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते। देखो एक तो जब हम पढ़ते हैं ना तो भाषा में भी अंतर हो जाता है, डायलॉग भी उसी प्रकार से शिक्षित और अशिक्षित की जो भाषा है उसमें परिवर्तन आप देख रहे हो। वही लाला सरस्वती जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतना पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान से 1000-2000 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लाकर बिगड़ जाते हैं। एक सोशल मैसेज देने का भी कार्य कर रहे हैं इसमें।
क्योंकि इंसान बाहरी दिखावे में इतना ज़्यादा होता है कि अपने आप को बिल्कुल लोन में डाल देता है। ये प्रासंगिक है आज के समय में भी। तो यह बड़ी बात कह रहे हैं, जीवन का अनुभव है सर्वसुख। अगली लाइन है, तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के समतुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से भी अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। ये कौन कह रहा है? तहसीलदार साहब कह रहे हैं। तो पूछ लेगा आपसे सीधे कि यह किस उपन्यास की लाइन है, बस इतना उठा करके। अगला है, माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। यह सर्वसुख की बेटी के लिए कह रहे हैं वो। अगला है, जब पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, जग आरसी है, देखे जैसा देखेगा वैसा ही कहेगा। आरसी मतलब मिरर। मतलब जग क्या है? आपका मिरर है, जैसा देखेगा वैसे ही कहेगा। अगला है, जिनके नसीब खोटे हैं उनकी बेटियां ही है, और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे ही हैं। देखो समाज में एक ये भी मान्यता चल रही थी, ठीक, उसके लिए भी कहा। ये कौन कहा है? जेठानी कही है, ज्ञानो जेठानी कहती है, क्योंकि जो की देवरानी आनंदी, उसके दो बेटे रहते हैं और इसकी एक बेटे और बेटियां हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। ये अशिक्षा, जो समाज में फैली अशिक्षा चल रही थी। देखो तो कितनी भ्रांतियों के लिए, सामाजिक रूढ़ियों के लिए, अशिक्षा के लिए, बाल विवाह के लिए इस उपन्यास में कई तरह के जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उस पर बात की गई है। अब आते हैं मूल पाठ। मूल पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट ही पद जो है वो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। मूल पाठ में देखिए, मेरठ में एक सरसुख नाम का अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी, आसपास के गांव में लोग सौदा लाते थे, इसकी दुकान पर बेच जाते थे। पैसा रुपया तो लाई इसके हाथ भी लग जाता था, और कभी कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता, और फायदा उसे देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते को भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया, इसके पास सब कुछ था, और इसके अपने ही पुरुषार्थ से किया था, मतलब खुद से इसने अर्जन किया था। शुरुआत में फेरी रेडी लगाता था और धीरे धीरे जो इसने ये सब अर्जित किया। मतलब एक बनिया परिवार की जो स्थिति होती है उसके पर समृद्ध सम्रांत बनिया परिवार है। छोटे लाल की पुत्री गुड़गांव में मिल गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहां से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है। छोटे लाल की पत्री है, सॉरी, दुनिया है। आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल वहाँ जाने को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा है कि हमारी इज्जत उनके हाथ में है। ये छोटे लाल का विवाह का प्रसंग है। एक सेकंड। 2 विवाह में निपटे हैं और इस साल में हमें केवल न सूझता, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसे कहते। तो छोटे लाल जो इनका जो बेटा है वो बाहर दफ्तर में काम करता है, ठीक। हालांकि कुछ जो चुनिंदा पंक्तियां महत्वपूर्ण है वो मैंने इसमें दे दी है, लेकिन जैसा कि है उपन्यास का एक व्याख्यात्मक रूप आप देख सकते हैं। सारांश आपके लिए जरूरी है। उपन्यास का मैं बात कर रही हूँ, सारांश थोड़ा सा डीप सारांश अब होना चाहिए, क्योंकि अब पूछ ले रहा है एक एक फैक्ट बीच से उठा करके, साथ में उसके साथ कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि उपन्यास में आती हैं वो भी आपको पढ़ लेना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख पंक्तियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी जो कि हम सिलेबस में लेकर के आए हैं, साथ में कुछ विगत वर्षों के प्रश्न भी हैं यहाँ पे, ठीक है। छोटे लाल 15 ही रुपए का नौकर था, इसके लाला गौना कर लाए थे। अब गौनाई अपने घर से ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था। क्यों? क्योंकि उसकी बहू जो है, पत्नी जो है, पढ़ी लिखी है, बड़ी चतुर है, वह खुद भी पढ़ा लिखा है। इधर उसकी घरवाली उससे खूब राजी थी। घरवाली को भी क्या चाहिए, वो भी पढ़ी लिखी है, पति भी पढ़ा लिखा है, सरकारी बढ़िया नौकरी कर रहा है। और यह बात परमेश्वर की दया से होती है, दोनों स्त्री पुरुष चित्त इस तरह से मिल जाए, कुछ अचंभे की बात नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी हो, ठीक है। तो शिक्षा स्त्री के लिए जरूरी है। जब यह दोनों मिलते हैं तब एक दूसरे को बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर वह उसके मन की बात पूछती है और वो अपनी कहती है, दोनों सामंजस्य चलता है।
इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता है कि कोई ऐसी बात ना हो कि इसका मन दुखे, उसकी बेसलाह कोई काम न करता। ठीक है, पति जो है वो पत्नी की इच्छाओं का ख्याल रखता है, पत्नी पति की इच्छाओं का ख्याल रखती है, जब दोनों पढ़े लिखे और एक लेवल के होते हैं। उसके लिए एक नागरिक का अखबार लिया करता था। कौन? पति पत्नी के लिए नागरिक का अखबार लेता है। रात को उर्दू अंग्रेजी अखबार की खबरें उसे सुनाता था। जब आप थक कर सो जाती थी तो उसे कहता था, लो अब तुम हमें अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता था। देवरानी चुपकी सुना करती थी, कभी कुछ न कहती। अगली प्रसंग में है, एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है। जब जेठानी जो है वो बाहर के लोगों से सास और अपनी देवरानी की बहुत बुराई करती है। देवरानी जो है, जो कि आनंदी, सुन लेती है एक बार तो बहुत समझाने का भी प्रयास करती है। उसने अपनी जेठानी को कई बार समझाने का भी प्रयास किया। बोलती कि बाहर के लुगाइयों से बहुत बोलचाल, मतलब घर की बातें बाहर बहुत नहीं करनी चाहिए, इससे घर की बदनामी होती है। उसके पीछे ऐसे 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। जैसा कि जेठानी का है, मतलब उसने उसे समझाया तो क्या करती थी, लड़ने लगती थी समझाने की उसमें, क्योंकि बड़ी है, जेठानी है, उसे लगता है कि ये कैसे समझा सकती है हमको। एक दिन तो लड़ने को उठी भी। बहू ने समझा लिया, जो किसी के कहने से सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहिए। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा है, क्योंकि जो भाई था वो तो दुकान देखता था ना, और ये तो दफ्तर में थे, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे, और आगे कौन ले गया? बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हो गया। जैसे पिता मरते हैं, ये जो घर का जो भीतरी जो बंटवारा जो है, जिससे कोई नहीं बच सका, वो भी यहाँ भी शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी पत्नी जो है, ये बात कौन कह रही है? घर जैसे मरे कि घर बिरादरी वाले कहेंगे मरते ही फजीता हो गया, ये आनंदी कह रही है। छोटी बहू जो है देवरानी, जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो। सॉरी, ये कौन कह रही है? जेठानी। ठीक है, जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगा, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीना बीते हैं होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, दौलत राम की जो जेठानी, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। मतलब जो सारे संस्कार होते हैं इसमें भी बड़े खर्चे आते हैं। ठीक, जिस दिन हिंजड़े आए, लुगाइयों को दिखलाने का पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लौंडे को दिखलाने के लिए एक टहली भी रखवा दिया। उससे यह कह दिया कि बच्चे को राजी रखियो। जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो लोग आते हैं ना, आज भी बच्चे होते हैं, शादी होती है तो लोग हिजड़ा जो वर्ग है वो आता है और पैसे वैसे लेकर के जाता है। आगे है कथन कि हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। किसको? ये मुकदमा जायदाद का, बंटवारा का आधा बांट। दौलत राम को पंचों का अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि दौलत राम अड़ा हुआ था कि हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने समझा दिया था कि तुम इसके न मानोगे और अगर की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। इस पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी, जो जेठानी ज्ञानो है, हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे छोटे लाल के हिस्से में आई, इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के चलती चलती गई वहां से, जैसे हवेली से जैसे बाहर गई तो चलते चलते 2 खिड़कियां किवाड़ भी अपने साथ लेते ही जाएंगी। जो ही दीवारी पर पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली, हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती हुई चली गई। ठीक है, तो जो लालच है वो रहा हमेशा भीतर। ठीक, तो ये है आपका पूरा उपन्यास, और इसके कुछ चुनिंदा प्रश्न भी यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो पूरा नोट्स जो आपको मिलेगा सभी अन्य भी उपन्यासों का, तो पूरा डिटेल के साथ है। क्योंकि उपन्यास ऐसी विधा है ना कि पूरा टेक्स्ट आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक, उपन्यास हमारे पास भी रखा है, पूरा टेक्स्ट भी रखा, PDF भी रखा है, पर हम उसमें से काट चाट करके जो परीक्षा उपयोगी है वो पंक्तियां ही इस नोट्स में पूरा ऐड करके डाल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। शीतलाबाई के नाराज होने से कौन, देखो प्रसंग आया है ना,
जो पंक्तियां दी है वही पूछा गया। शीतला माँ के नाराज होने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते, यह किसमें कहा गया है? और ये नेट सितंबर 2022 प्रथम पाली के पेपर में था। किसमें कहा गया है? देवरानी जेठानी की कथा कहानी में। वही अगला है कि मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था, इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा किस कृति में है? किस कृति में है? यह देवरानी जेठानी की कहानी में। यह कब पूछा गया? नेट सितंबर 2022 में। तो परीक्षा के दृष्टि से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर। अन्य क्लास और विस्तृत क्लास अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली आपको डाउनलोड करना होगा हमारा HN अध्ययन ऐप, HN अध्ययन एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ यहाँ पर है। आपकी परीक्षा के हिसाब से पूरा बैच जो है वो बनाया गया है। अगर आप देखते हो तो कुछ बैच जो आपके लिए हिंदी के साहित्य के बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद है, जैसे ये प्रीमियम बैच। इसमें आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन से, हिंदी से जुड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसका एक मात्र जो सॉल्यूशन है वो इस बैच में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप जीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कंप्लीट जीएस का भी बैच ले सकते हो, क्योंकि अब चाहे एलटी ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो जीएस के लिए बहुत अच्छा कोर्स सर के गाइडेंस में तैयार हो रहा हुआ पूरा हो चुका है लगभग। आपको इसमें नोट्स, पीडीएफ और क्लासेस, डाउट सेशन, इसके अलावा टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको जो भी आपकी तैयारी के लिए फ़ायदेमंद हो, आपकी तैयारी जिससे और अच्छी हो सके, वो बैच ले सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि कुछ और इसमें होना चाहिए, आपकी तैयारी के लिए कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर बताएं। टीम जो है वो इस पर बहुत जल्दी वर्क करेगी और हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी, देखो मैं टीम में HN अध्ययन का पूरा मोटिव क्या है कि वो एक एक बच्चे की तैयारी को साथ लेकर के चले। ठीक है, तो तैयारी आप सभी करते रहिए। जो भी समस्या हो वो दिए हुए नंबर पे या मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। बाकी सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम चैनल पर और कम्युनिटी पोस्ट में तो मिलती रहती हैं। ठीक है, तो सभी तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।